शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्कार सभी लोगों को। ओम सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधौ गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। आदित्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर रमन की इस सीरीज में ये तीसरा या चौथा मौका है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रमन, आप जैसा जानते हैं कि एकेडमिक एस्ट्रोलॉजी में वो एक ऐसा नाम थे, एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो हम सब के लिए अभी तक प्रकाश पुंज बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। डॉक्टर रमन ने आजीवन इस ब्रह्म विद्या के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और हम सब लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जिसमें हम सही ज्योतिष के उन मूल्यों को स्थापित कर सकें, वेद विद्या के उन मान्यताओं को स्थापित कर सकें और उन मूल्यों और मान्यताओं के साथ मर्यादाओं में जो एक दैवज्ञ की, एक एस्ट्रोलॉजर की जो मर्यादाएं होती हैं उसमें रह सकें। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं फिर आपके सामने हूँ। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ज्योतिष, वस्तुतः ज्योतिष का उद्देश्य क्या है। निश्चित ही ज्योतिष एक अलौकिक अनुभव है। हमें अपनी आत्मा को जागरूक करने का एक साधन है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, किसी का जो हॉरोस्कोप है ना, आजकल जो अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स का ये ट्रेंड चला है कि वो हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना देते हैं। भय क्रिएट करने का साधन बना दिया है ज्योतिष को, जबकि आपकी कुंडली आपकी आत्मा का रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो ये बताती है कि पिछला आपका जो कार्मिक पाथ रहा है उसकी अभी तक की स्थिति क्या है और हम कैसे इस जीवन में, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की है, इस जीवन में कैसे उस रिपोर्ट कार्ड को और बेहतर कर सकें, अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने आत्म गौरव के लिए, और
किस तरीके से हम अपना पाथ डिसाइड करें ताकि ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारा सहयोग करते हुए हमारे जीवन को और उच्चता और उच्च शिखर पर ले जाए। मैं अक्सर देखता हूँ जो एक जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है ग्रह नक्षत्रों के बारे में, उससे उनका भाव पता लगता है कि किस भाव से वो ग्रहों को लेते हैं। वेद में ग्रहों को देवता कहा गया है। जो कुछ हमें देते हैं वो देवता होते हैं। जब कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है कि अभी राहु चल रहा है, सूर्य आएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारी श्रद्धा नहीं जुड़ी है, और जब श्रद्धा नहीं जुड़ी होती है, वो भाव नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उसका असर भी वैसे ही होता है। हमें चाहिए कि हम ग्रह नक्षत्रों को बहुत आदर के साथ देवताओं की तरह उनका नाम लें, और इसीलिए वेद से लेकर अब तक जितने भी पुरातन ग्रंथ हैं सभी में ग्रह नक्षत्रों की प्रार्थनाएं हैं, अभ्यर्थनाएं हैं, उनकी पूजा पद्धति है। वो इसीलिए है। इस वैज्ञानिक मस्तिष्क होना एक अच्छी बात है, लेकिन साइंटिफिक माइंड ने ग्रह नक्षत्रों को पिंड की तरह सोचना और देखना शुरू कर दिया है। और जब हम ग्रह नक्षत्रों को एक पिंड की तरह, एक केवल एनर्जी का एक पुंज है, उसकी तरह जब सोचते हैं, उसकी तरह उन ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, तो फिर हमारे और उनके बीच का जो आत्यांतिक संबंध है, जो एक अल्टीमेट रिलेशन होता है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, वो कहीं मिस करता है। और जब वो कहीं मिस करता है तो हम उस तरह का फल और उस तरह की उनके साथ संबंध की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर बी रमन ने अपनी पुस्तकों के प्रीफेस में भी कई जगह ये लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारा आंतरिक और आत्यांतिक संबंध होना चाहिए, एक इनर रिलेशन और एक अल्टीमेट रिलेशन होना चाहिए हमारी समझ में। और ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो जिस तरह का भाव एक दैवज्ञ को, एक एस्ट्रोलॉजर को चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में मैं बहुत से अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जिस तरह की भाषा का वो ग्रह नक्षत्रों के बारे में प्रयोग करते हैं, उससे लगता है कि उनके मस्तिष्क में केवल एक एनर्जी का एक पुंज की तरह उसको वो लेते हैं। और जैसा कि जो दैवज्ञ के मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये उसके सर्वदा विपरीत है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम ग्रह नक्षत्रों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें, उनको देवता के रूप में माने, जैसे मनुष्यों में संबंध होता है ऐसे ही देवताओं से भी संबंध होता है। मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब मैं तो सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं सकता। खैर, नहीं उठ सकते, जब भी धन्यवाद दें किसी भी भाषा में दें, संस्कृत में दें, अंग्रेजी में दें, लेकिन जिसकी वजह से जीववैज्ञानिक कहते हैं कि एक क्षण के लिए अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी पे अमीबा भी नहीं होगा, उसका भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो जिसकी वजह से जीवन है, जिसकी वजह से हम जीवन पाते हैं, उसको अगर हम रोज रोज थैंक यू न कहें, रोज धन्यवाद न दें, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे उनका जो संबंध है, उस संबंध से आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है, और यही लाभ होता है।
तो संबंध स्थापित करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। जैसे जो लोग सुबह उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अर्घ्य अर्पित करते हैं, उनके साथ उनका संबंध वैसे ही है कि आप किसी मित्र के यहाँ दूर कहीं जाएं और हमेशा वो आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे आपको रिसीव करें, और जब भी जाएं तब वो रिसीव करें। और एक व्यक्ति के घर आप पहुंच जाएं, उसके ड्राइंग रूम में बैठें, फिर वो 1-2 घंटे बाद निकले, हाँ जी नमस्कार, उसके प्रति आपका व्यवहार और आपका विचार दूसरा होगा। और जो सुबह सुबह जो आपको हमेशा स्टेशन पर एयरपोर्ट पर रिसीव करता है, उसके प्रति आपका व्यवहार और विचार दूसरा होगा। इसी तरह जैसे मनुष्यों में संबंध होता है, उसी तरह का संबंध ग्रह नक्षत्रों से भी होता है। तो इस भूमिका में हमें ये समझना चाहिए कि वो दैवीय शक्तियां हैं और उन्हें देवताओं की तरह ही उनका प्रयोग और उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। एक तरह के टीचर होते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र। असल में बहुत लोगों ने इसको ज्योतिष को एक भय ग्रह नक्षत्रों से भयभीत करके रखा हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये हॉरोस्कोप की जगह वो हॉररस्कोप हो गया है। लोग उसे भय दिखाने के साधन जैसा प्रयोग करने लगे हैं। और जबकि हमें चाहिए ये कि एक अच्छे दैवज्ञ का, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का जो दायित्व है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट को ग्रह नक्षत्रों से मित्रता स्थापित करने की सलाह दें, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अल्टीमेट मित्र होते भी हैं। और जीवन को इस ग्रहों के डर से जीवन व्यतीत करना और उनकी ऊर्जा से जीवन को एक नई दिशा देना ही हमारा जो उद्देश्य है वो होना चाहिए। क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमेशा आपका मार्गदर्शन ही करते हैं, और उस मार्गदर्शन को समझना, उस ग्रह नक्षत्र की जो एक अंतर संगीत है उनका, उसको समझना, वो ही एक एस्ट्रोलॉजी का जो मूल उद्देश्य है उसको समझ कर उस तरह से गाइड करना चाहिए। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करूंगा वो 10म भाव से संबंधित है। और आप जानते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध कर्मों से संबंधित होता है। हमारे जो हमें मिलने वाला, हर आदमी का एक ऋणानुबंधन होता है। हम पिछले जीवन में जिस तरह भी जिए हैं वो सारी स्मृतियां हमारे भीतर संग्रहित हैं, और वो जो सारी स्मृतियां संग्रहित हैं, उन स्मृतियों का जो एक पूरा पुंज है, एक पूरा जो उनका बॉन्डेज है, वो हमारे ऊपर रहता है। हर व्यक्ति से ऋणानुबंधन होता है। मैं अगर प्रारंभ करूं तो यहाँ से बात शुरू हो सकती है कि ये जन्म क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन और जगत का संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। ये प्रश्न मनुष्य की जिज्ञासा के मूल प्रश्न हैं, और जब इन प्रश्नों पर उत्तर की खोज प्रारंभ होती है तो जो परिणाम आते हैं वही ज्योतिष को समझने की और इस ब्रह्म विद्या को जानने की एक प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ होती है। जब आप ज्योतिषीय भाषा की बात करेंगे, सामान्य आध्यात्मिक बातों को छोड़कर, क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक समझ है भारत में, और सिर्फ भारत में,
आध्यात्मिक समझ के साथ विद्याओं का प्रचार प्रसार हुआ है। जैसे आयुर्वेद को वो चिकित्सा शास्त्र नहीं कहते, वो आयु का विज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्योतिष जो है हमारी आत्मा के बीजक को खोजने का माध्यम है। यानी बीजक उसे कहते हैं जिससे खजाना खोजा जाता है, वो एक नक्शा होता है। तो इसी तरह ज्योतिष, हमारा हैरोस्कोप जो है वो हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा के भीतर हमारी, हमने पिछले जन्म के संस्कारों में क्या क्या सीखा है, क्या लेकर हम आए हैं और हमें कहाँ जाना है, उसकी स्थिति तय करने के लिए एक दैवज्ञ बहुत सहायता कर सकता है। क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य जो है वो आत्मा की भाषा को पढ़ना है। एक लैंग्वेज है ये जो उस तरह की बातें बताती है हमें जो सामान्य किसी विज्ञान से और किसी उससे नहीं दिखाई पड़ती। जब हम भविष्य बताने की बात करते हैं, पहली बात, कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जिससे भविष्य बताया जा सके सिर्फ ज्योतिष को छोड़कर। और भी जो इसके समानांतर विद्याएं हैं उनमें इतनी गहराई इसलिए नहीं है कि ये सारी चीजों का संश्लेषण करती है। सारी विद्याएं विश्लेषण की विद्या हैं। वैज्ञानिक, इस वैज्ञानिक युग में जब आप धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत से ज्यादा विज्ञान सम्मत पर भरोसा करते हैं, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि विज्ञान हमेशा विश्लेषण को महत्व देता है, उस बुनियाद पर चलता है, एनालिटिकल होता है। और ज्योतिष हमेशा संश्लेषण करती है, ये सिंथेसिस करती है और सारे जगत को एक चैतन्य शरीर मानती है जिसका कि जातक भी एक अंग होता है। जब हम इस दृष्टि से इस विद्या को देखते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं वो निश्चित रूप से वही आते हैं जो आत्मा के उत्थान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, प्रथम भाव और अष्टम भाव के बीच पूरा जीवन है। एक जन्म का भाव है, एक मृत्यु का भाव है और इन दोनों के बीच में जीवन है। अक्सर लोग जीवन की जो परिभाषा करते हैं वो परिभाषा ये है कि जन्म से प्रारंभ है, मृत्यु से अंत है, बीच में थोड़े से दिन हैं। यही जीवन की डेफिनेशन है, यही परिभाषा है। ज्योतिष की दृष्टि से ये परिभाषा नहीं है। भारतीय मूल चिंतन धारा की दृष्टि से भी ये परिभाषा नहीं है। ये जीवन अनंत है। ये जरूर है कि यह जीवन, जो वर्तमान जीवन है, वो एक पड़ाव है। आत्मा की यात्रा अनंत है। पिछले कितने जन्मों से ये यात्रा चलती आ रही है और आगे कितने जन्मों तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना समीचीन है और ठीक है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और इस अनंत यात्रा में वो ये एक पड़ाव है। इसीलिए तो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं। पीछे एक पिछला जन्म था, आगे एक अगला जन्म होगा, ये बीच का जन्म है। उसके लिए ये प्रथम भाव और अष्टम भाव हैं। विशेष बात यह है कि इस भाव का और अष्टम भाव का दोनों का स्वामी मंगल है। ये संयोग नहीं है, ये ऋषियों की, जो आत्मदृष्टा ऋषि थे, उनकी जो चेतना है, उन्होंने चेतना के स्तर पर जो हमारी राशियां और उनके स्वामी तय किए थे, उसके बहुत गहरे मायने हैं। अगर हम उस गहरे मायने को ठीक ठीक समझ सकें तो हम भी अपने आत्मा का वो जो हैरोस्कोप है, जो इस जीव की अनंत यात्रा को खोजने का बीजक है, उससे कुछ संकेत पा सकते हैं। अब ये बात अलग है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, उससे हम केवल
मैं चाहता हूं कि 10th हाउस पर ही आपको रखूं। और उस वो जब हम 10th हाउस की बात करना शुरू करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि 10th हाउस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाउस क्यों है। आप बता दें, वर्टिकल और हॉरिजेंटल का एक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में बड़ा महत्व होता है। अगर हम सीधे 10th हाउस पे आ जाएं तो चूंकि भूमिका काफ़ी बन चुकी है। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हॉरिजेंटली वो लेटा रहता है, जैसे ही वो खड़ा होता है वो वर्टिकल हो जाता है, और जैसे ही वो वर्टिकल हो जाता है वहां से 10th हाउस ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल से मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। 10th हाउस सर के ऊपर है, 4th हाउस पैर के नीचे है, और जब ये आजीविका पा जाता है, क्योंकि अंततः बात तो आजीविका की ही करनी है ना इस पूरे व्याख्यान में। जब वो आजीविका पा, आप कहते हैं ना कि कोई एक कहावत है कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कि फला व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जैसे ही वो वर्टिकल हुआ और जैसे ही उसने आजीविका पाई, 10th हाउस का ऑपरेशन शुरू हो गया। तो ये कुंडली हॉरिजेंटल से वर्टिकल होती है जैसे ही कोई बच्चा खड़ा होने लगता है, और जैसे ही वो खड़ा होने लगता है उसको सुख दुख का अनुभव भी होने लगता है। अब 4th हाउस तो सुख का भाव आप कहते हो, 10th हाउस तपस्या का भाव है। तपस्या में तो कष्ट होता है, दुख होता है। तो ये सुख दुख के दोनों, 4th और 10th, ये दोनों सुख दुख के भाव हैं, क्योंकि 10th तपस्या का भाव है, जिसे आप कर्म का भाव कहो। और ये तपस्या किस तरह की होगी, किस डायमेंशन में होगी, ये 9th हाउस डिसाइड करेगा। एक बार मैंने पहले शायद बताया या नहीं बताया कि आप देखो ये बड़ा विचित्र है। प्रथम भाव और अष्टम भाव, मेष राशि और वृश्चिक राशि, प्रथम और अष्टम इन दोनों का जोड़ 9 होता है, यानी 9th हाउस में संग्रहित है इसका जो कुछ भी आउटकम है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों का स्वामी शुक्र होता है, और 2 और 7 इनका भी जोड़ 9 है। इनका भी सब कुछ 9वें भाव में संग्रहित होता है, जो आउटकम होगा, जो जिस्ट होगा, जो एसेंस होगा। तृतीय भाव और छठा भाव दोनों का स्वामी, दोनों राशियों का स्वामी बुध होता है, और इसका भी जोड़ 9 है, ये भी 9th हाउस में जाता है। चतुर्थ और पंचम जो दोनों लिमिनरीज हैं उनका भी टोटल 9 है, और ये भी, यानी पूरा हमारे जीवन का जो पूरा एसेंस है, पूरा जिस्ट है, वो अगर पढ़ना हो, वो अगर खोलना हो, वो अगर देखना हो, तो हमें 9th हाउस पे जाना ही पड़ता है। इसलिए 9th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जानबूझ के मैंने वहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा है कि बस ये अगर जान लिया तो सब जान लिया, क्योंकि प्रथम भाव तो जन्म है, अष्टम भाव तो मृत्यु है। अब इसके आगे क्या है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसके आगे क्या है। जब आप इन भावों को जानते हैं तभी तो आप जुपिटर और सैटर्न, इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट मानते हैं, या आउटर प्लैनेट हैं। जब आप डबल ट्रांजिट की बात करते हैं तो आप कहते हैं भाई एक प्रपोज करता है, एक डिस्पोज करता है। क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि इन्हीं के जो कुछ भी मिलना है वो इन्हीं के माध्यम से मिलना है, यही दे पाते हैं। गुरु 9th और 12th का लॉर्ड है, यानी धर्म का भाव और मोक्ष का भाव। देखिए, जो हमें कर्म की स्वतंत्रता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मैंने 9th हाउस का इम्पोर्टेंस, इसमें सारे संस्कार हमारे संग्रहित हैं,
ये धक्का देते हैं 10th हाउस को, यही हमारा इंटेंशन क्लियर करते हैं। कोई आदमी स्वभाव से बहुत उदार है, कोई आदमी स्वभाव से बहुत कृपण है, बहुत कंजूस है। 9th हाउस में जो स्थिति होगी, 9th हाउस में यहाँ पर जो स्थिति होगी, नवांश में जो स्थिति होगी, दशमांश में जो स्थिति होगी, और डिफरेंशियल चार्ट्स में जो भी स्थिति होगी, वो सारी अगर आप एलिवेट करें, एक तरह से उन सारी स्थितियों का अगर आप आंकलन करें, तो आप कुछ संकेत पा सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां 9th हाउस में हैं, जीवन के किस डायमेंशन में। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग स्थिति आप देख सकते हैं। तो शनि जो कर्म का कारक है, शनि जो हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, शनि जो आजीविका का भी कारक है, वो पूरी तरह से गवर्नड है या पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उसका पूरा उत्तरदायित्व है गुरु के प्रति, यानी 9th और 12th के प्रति, क्योंकि वो उसके बीच में है। ये ऐसे ही आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे बहुत रहस्य हैं। देखिए, मंगल अगर शुक्र को कवर किए है 2 और 7, तो उसके पीछे कुछ कारण है। शुक्र अगर बुध को कवर किए है 3 और 6, तो उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। और अगर बुध 4 और 5 यानी सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को आबद्ध किए हुए है, अपने आहोश में लिए हुए है, अपने अंडर में लिए हुए है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसी तरह केवल अगर हम शनि और गुरु की बात करें, तो गुरु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए है कि यही कर्म का स्वातंत्र है, यही विवेक है। गुरु को क्यों कहते हैं कि ये विवेक है? इसलिए कहते हैं कि यहीं पर हमारी स्वतंत्रता है। हमारे संस्कार कुछ भी हों, हम बहुत बुरे संस्कार से अगर आए भी हैं, तो भी गुरु का जो विजडम है, वो हमें इस समय, इस जन्म में बहुत अच्छी गति तक पहुंचा सकता है, और यही फ्री विल है। फ्री विल केवल गुरु देता है। जैसे एक व्यक्ति अगर बहुत हिंसक किस्म का है, और अगर वो संतों के साथ बैठना उठना शुरू कर दे, तो धीरे 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 उसकी वो हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाएगी, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दे। यानी वो ये विचार उसको कौन दे सकता है, और ये स्वतंत्रता उसको कौन दे सकता है? वो जुपिटर ही दे सकता है। तो 9th हाउस जब हमें 10th हाउस को पुश करता है, तब आगे जाके कुछ ऐसी बात बनती है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यात्रा किधर जा रही है। और हमारा प्रोफेशन भी उसी यात्रा का एक अंग है। हालांकि प्रोफेशन, ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें और ईमानदारी से बात करें, तो प्रोफेशन के बारे में मूल ग्रंथ तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उस समय प्रोफेशन के इतने डायमेंशन नहीं थे। अब तो अनंत डायमेंशन है प्रोफेशन के, नए नए डायमेंशन निकल भी रहे हैं प्रोफेशन के। आप किसी की कुंडली देखकर, मैं आपको आगे बताऊंगा कि, या अभी मैं आपको संकेत कर देता हूं कि शनि किस ग्रह से और किस ग्रह की राशि में है, इससे भी बहुत कुछ तय हो जाता है। अच्छा, आपके नाड़ी ग्रंथ भी शनि को कर्म का कारक मानते हैं, और प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने वाला मानते हैं। और ये है सही भी, 10th का लॉर्ड तो सैटर्न ही है। 10 और 11 जो राशियां हैं, ये 10 राशि तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर शनि को ही केवल देख लें, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म का जो इसका ऋणानुबंधन है,
वो जो इसे पूरा करना है वो किस डायमेंशन में पूरा करना है। मैं बात प्रोफेशन की इसलिए कर रहा था, अब प्रोफेशन पे काम हो रहा है, अब लोग प्रोफेशन पे बहुत काम कर रहे हैं। किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तमाम कुंडलियां इकट्ठा करी, किसी ने आईएएस अधिकारियों की कुंडली इकट्ठा करी, लेकिन वो फूल प्रूफ रिजल्ट आ पाया या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। इसमें अभी समय लग सकता है। मनुष्य की प्रतिभा निश्चित रूप से उसे कभी न कभी खोज ही लेगी, क्योंकि वो मूल बात नहीं है, इसलिए उसे खोजना थोड़ा कठिन है। जो आजीविका है ना, देखिए आपका एक जो रुचि है, आपका जो स्वभाव है, आपके जो संस्कार हैं, जो 9th हाउस 10th हाउस को जो जिस तरह से धक्का दे रहा है, वो आपके जो रिएक्शंस हैं, आपका जो एटीट्यूड है, वो सब 9th हाउस जब धक्का देता है तो समझ में आता है। आप 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा कीजिए और 10 को एक एक चाटा मारिए, एक भाव से मारिए, 10 का रिएक्शन अलग अलग होगा। अब इस सवाल का जवाब खोजने जब आप जाएंगे कि ये रिएक्शन अलग अलग क्यों हो रहा है, तो आपको उनके हेरोस्कोप में जाना पड़ेगा और आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। एक कोई बुद्ध की तरह का आदमी है जो कहेगा गुण ही गुण को बरत रहे हैं, हम बीच में कहाँ आते हैं, उस पर कोई असर नहीं होगा। एक अभी एलिवेट हुआ है एनिमल उससे, तो वो इंस्टिंक्ट उसके अंदर होगी, वो तो आपको परेशान कर देगा। यानी रिएक्शन अलग अलग होंगे का मेरा मतलब ये है कि सबकी हेरोस्कोप अलग अलग है, इसलिए रिएक्शन अलग अलग होंगे। तो ये बड़ा विचित्र है कि आप जब इसका आकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जुपिटर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए है कि वो आपको फ्री विल देता है अपने संस्कारों को ठीक करने की। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है, मैं और लोगों की बात नहीं करता, कि किसी के हेरोस्कोप देख के, अब मान लीजिए कोई एक हेरोस्कोप मैं देख रहा हूँ, उसमें शनि मंगल के राशि में है या प्रभावित है, किसी भी तरीके से प्रभावित कई तरीके से होता है, तो मुझे मन में आएगा कि इसको ये टेक्निकल होना चाहिए व्यक्ति ना, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन भी होता है। और प्लैनेट्स उसमें क्या क्या काम करते हैं, कितना अपना कंटेंट देते हैं, कहना मुश्किल है। मैं ऐसा जानता हूँ और मैं इस तथ्य को मानता हूँ कि ज्योतिष में आपकी रुचि, आप जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको कितना सुख है, कितना दुख है, संतान सुख कितना है, दाम्पत्य सुख कितना है, माता पिता का सुख कितना है, कब कब जीवन में स्वस्थ रहेंगे, कब अस्वस्थ हो सकते हैं, इन सब बातों के लिए ज्योतिष 100% सही बताता है, बता सकता है। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है उसके लिए अभी ज्योतिष जो है वो एक अनुसंधान की स्थिति में है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को 10 कुंडली दे दें और उससे ये कहें कि इसमें 5 लोग डॉक्टर हैं, 5 लोग इंजीनियर हैं, ये दोनों 5-5 कुंडलियां अलग अलग कर दीजिए, तो वो उसके पास मुश्किल होगी, क्योंकि इसके सटीक सिद्धांत नहीं। लेकिन जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज्योतिष ग्रंथों में सटीक सिद्धांत है। राजा तुल्य होगा, मंत्री तुल्य होगा, उसके इंटरप्रिटेशन मॉडर्न तरीके से हो सकते हैं। लेकिन उस समय अब अगर आपने किसी को बताया हुआ है कि ये चिकित्सक बनने का योग है, फिर उसमें एक प्रति प्रश्न आता है कि चिकित्सक भी कौन सा होगा, सर्जन होगा कि वो फिजिशियन होगा, सर्जन होगा तो किस तरह का सर्जन होगा। एक तो उसमें भी इतने स्पेसिफिकेशन हो गए हैं। एक आँख में भी कार्निया का एक्सपर्ट अलग होता है, रेटिना का एक्सपर्ट अलग होता है, तो आप कितना प्रिसाइज करते जाएंगे। तो प्रोफेशन के मामले में मेरा मानना ये है, और मैं अपने विद्यार्थियों को अक्सर कहता भी हूँ, कि जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज्योतिष 100% सही बताता है। अगर किसी के हेरोस्कोप में दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं दिखता, मान लो उसके सप्तम भाव की जो राशि है
नवांश में उस राशि में पृथकता सूचक ग्रह हैं, तो ये तय है कि उसका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा नहीं होगा, और ऐसा दिखाई भी पड़ता है। आपने देखा ना कि जो राशि सप्तम भाव की है, यदि नवांश में उस राशि में पृथकता सूचक ग्रह रवि राहु मंगल हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य सुख, उसका ऋणानुबंधन दूसरी तरह का है। उसको अपना वो कर्जा इस जन्म में उस साथी के साथ अपना कर्जा समाप्त करना है, तो दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं होता, ये देखा गया है। अब ये सिद्धांत है, सिद्धांत तो वही होता है, सिद्ध से अंत है कि सिद्धांत, जो अंत में सिद्ध ही हो जाए वही तो सिद्धांत होता है। तो प्रोफेशन के मामले में अब ज्योतिष अभी अनुसंधान की स्थिति में है कि लोगों ने हेरोस्कोप इकट्ठा कर करके हमारे यहाँ भी बहुत काम हुआ है, हमने खुद इस तरह के बहुत काम करा रहे हैं कि जिससे कुछ निर्णय हो सके, लेकिन वो निर्णय आत्यांतिक नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष के मूल ग्रंथों में एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में जितने भी सिद्धांत दिए हैं, वो निश्चित रूप से निर्णयात्मक सिद्धांत हैं। तो यही एक खास बात है, जब हम किसी के हेरोस्कोप देखते हैं तो उसमें जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है उसमें कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, हाँ, रुचियां और स्वभाव हो सकता है। आपको पता है बहुत कम ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की जो रुचि और स्वभाव हो, उस व्यक्ति को वही प्रोफेशन मिल जाए। गूगर एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हुआ है, वो ये कहता था कि हर आदमी के लिए उसके मन में, उसके अचेतन मन में एक तरह का प्रोफेशन, एक तरह का मित्र, एक तरह का लाइफ पार्टनर, एक तरह का, मतलब वो ये तक कहता था एक तरह का हेयर स्टाइल, एक तरह के कपड़े, सब एक एक तरह का जो है ऐसा होता है जो उसके लिए फिटेस्ट हो। अब ये उसका भाग्य है, वो भाग्यवादी व्यक्ति है, वो ये कहता है कि ये उसका भाग्य है कि उसको वही मिल जाए। यानी आपके चित्त में जो परिकल्पना है किसी स्त्री की, वही स्त्री आपकी लाइफ पार्टनर हो जाए। ये आप, यहां तक वो कहता है कि एक कक्ष में आप गए तो एक कुर्सी ऐसे डायमेंशन में और ऐसी जगह पड़ी है कि अगर वहां वही कुर्सी खाली है, उसमें अगर आप बैठ गए तो आप बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब ये उसका भाग्य है कि वही कुर्सी खाली थी। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जिस व्यक्ति की जो रुचि, जो स्वभाव या वो जो बनना चाहता है वही बन जाता है। अब यहाँ पर फिर वही 9th हाउस की बात आ जाती है। वो अगर फोर्स करता है, चलो एक बात यहीं बीच में याद आ गई तो मैं आपको बताऊं कि जिसकी कुंडली में कोई प्लेनेट वक्री नहीं, ये तय है कि पूर्व जन्म में उसने लोगों के राह में वो रोड़ा नहीं बना। और मैं आपको दावे से कहता हूं, आप ऐसी कुंडलियां देखें तो वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ, उसके जीवन में बाधाएं बहुत कम है या नहीं के बराबर है। मैं अक्सर देखता हूं ऐसी 25% कुंडलियां ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें कोई प्लेनेट वक्री नहीं, और उससे अगर पूछा जाए और ईमानदारी से वो कहे। आजकल तो हर आदमी दुखी दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप वो ईमानदारी से उससे पूछें तो और लोगों की अपेक्षा तो उसके जीवन में बाधाएं बहुत कम होती है। हालांकि वो संघर्ष की स्थिति भी, इसका केवल एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात तो कम से कम आप इतना तो आराम से चेक कर ही सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिस दिशा में मैं आपको इशारा कर रहा हूं। और मैं क्यों ये कहता हूं कि हमारा जो हॉरोस्कोप है इसको हॉरर स्कोप नहीं बनाना चाहिए, इसको एक आत्मा की यात्रा का बीजक उस तरह के एक नक्शे की तरह डील करना चाहिए, और ग्रह नक्षत्रों से आत्मीय और दैवीय देवतुल्य संबंध स्थापित करना चाहिए, तो वो हमारी मदद करते हैं। देखिए, एक ये तराजू है जिसे हम 4th हाउस या 10th हाउस की बात करते हैं, वो एक तुला की तरह आप इसे देखें। ये बैलेंस करने की बात है। जब स्पिरिचुअल दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये बात कर सकते हैं कि बैलेंस करने की बात इसलिए है
कि इसको सुख दुख की तरह आप देख सकते हो। गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जहाँ सुख दुख समान हो जाते हैं, लाभ हानि का कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ही यही है। मनुष्य के जीवन की जो आत्यांतिक उद्देश्य है, आत्यांतिक आकांक्षा भी जो है, वो भी यही है कि उसे सुख दुख लाभ हानि के बीच में खड़ा कर दिया जाए, संतुलन में खड़ा कर दिया जाए, तब उसकी आत्मा का आत्मोत्सर्ग होगा। आत्मा का अनुसंधान, आत्मचेष्टा, आनंद की अनुभूति तब मिलेगी। तो 4th हाउस और 10th हाउस ये सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं। एक को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है और एक को शनि रिप्रेजेंट करता है। आपको जो इंद्रियां सुख को और दुख को अनुभव करती हैं, वो चंद्रमा से संबंधित हैं। चंद्रमा उनका कारक होता है। मैं इंद्रियों की बात कर रहा हूँ, विशेषकर ज्ञानेंद्रियों की। जब जैसे अभी मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जैसे बात की थी, तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये एक तुला है जिसमें कि 4th हाउस और 10th हाउस दो पल्ले हैं। इनका जब बिल्कुल तुला बराबर हो जाती है, हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारी वासनाएं हैं, वो जब शनि और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो आप उसे विष योग कह देते हैं, या दोनों साथ में होते हैं तो आप उसे विष योग कह देते हैं। बड़ी गहरी बात यह है कि विष शब्द बना है विषय से। यही व्यक्ति ऐसा है कि जिसमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने आप को विषयों से दूर ले जा सकता है। ये एक संकेत है। शनि दुख है, चंद्रमा मन है। शनि चंद्रमा एक साथ होंगे तो मन में दुख का कांटा चुभा रहेगा। इसको आप एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी में, या जो भारतीय चिंतन की मूल परंपरा है, उसमें अगर आप देखें तो ये आध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। इसलिए कभी भी अगर इस तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़े तो इसको नकारात्मक न लेके सकारात्मक लेना चाहिए। ज्योतिष में हर ग्रह की जब आप इंटरप्रिटेशन करें तो मेरा निवेदन ये है, मेरा अनुरोध ये है कि उसको सकारात्मक दृष्टि से अगर आप देखें तो निश्चित रूप से ज्योतिष के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण की पूरी संभावना होगी, और यही उद्देश्य भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक तुला की तरह है, और सुख दुख जो है वो केवल अनुभव की चीज है। ये परमानेंट कोई चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, अनुभव होता रहता है, और वो किस तरीके से हम उसका उसको लेते हैं, ये 9th हाउस डिसाइड करता रहता है। ओवरऑल जहाँ तक मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन की बात है, अभी एस्ट्रोलॉजी ठीक ठीक सटीक प्रोफेशन को का अनुमान लगाने में बहुत उसके कॉन्क्रीट कोई सिद्धांत नहीं बन पाए हैं। हाँ, अंदाजा लगता है, बहुत काम हुआ है उससे अंदाजा लगता है, लेकिन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के आपको सिद्धांत ज्योतिष ग्रंथों में है, उसके बारे में आप 100% सही बता सकते हैं। मैं अगर कह रहा हूँ 100%, तो उसका मतलब है 100%, क्योंकि उसके सिद्धांत हैं। एक उदाहरण मैंने दाम्पत्य का जैसे आपको दिया, उसमें कई और उदाहरण भी हो सकते हैं। कन्या राशि कहाँ है, शुक्र कहाँ है, वो कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से एक उदाहरण जैसे जितना सटीक और जितना कॉन्फिडेंस के साथ, जितना आत्मविश्वास के साथ आप एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ जो मैंने आपको बताई
उसके बारे में जितना सटीक अनुमान या अनुसंधान या जो भी आप कर सकते हैं, उतना सटीक अभी प्रोफेशन के मामले में हमारी अप्रोच उतनी 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं आई है, ये बात तो निश्चित है। धर्म त्रिकोण की बात अगर आप करें तो ये हालांकि ये थोड़ा फिर आध्यात्म की दृष्टि से उसका आकलन हो जाएगा। तत्व की बात अगर करें तो हाँ, ये स्लाइड थोड़ा मतलब की है। जब हम 10th हाउस की बात करते हैं तो उसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। आप सब जानते हैं अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ शब्द का अर्थ जीवन का अर्थ भी है। अर्थ शब्द का अर्थ केवल फाइनेंस नहीं है। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग अगर आप तलाशें तो उसमें जितने शेड्स हैं मीनिंग के, हर शब्द के मीनिंग के कई शेड्स होते हैं, और जितने शेड्स आप देखेंगे वो सब आपके बहुत काम के होंगे। 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल इसलिए इनका है कि जो कुछ भी जीवन में महत्वपूर्ण है या जो कुछ भी जीवन में उपलब्धि है वो 10वें भाव से है। अब 10वां भाव क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओरिजिनल टेक्स्ट कहते हैं कि अगर 10वें भाव को कोई ग्रह देखता नहीं, अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो व्यक्ति ये सारा जीवन इसका ऐसे ही व्यर्थ जाता है। बड़े गजब की बात है। 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 10वां भाव को कोई ग्रह देखता नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, और मैंने व्यक्तिगत रूप से यह पाया है अगर यही योग नवांश में भी आ जाए, यानी वहाँ 10वां भाव खाली हो, तो ये बात सही है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में आजीविका पाना तो नहीं, उसके जीवन के हट कोई उसका रिकग्निशन नहीं होता। अब वही बात है, जब वो वर्टिकल हो गया, उसके आपके सर के ऊपर किसका आशीर्वाद है, इसका तो ये अर्थ हुआ कि आपके सर के ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं है। आपने पूर्व जन्म में किसी प्लेनेट, किसी देवी देवता, माता पिता, भाई बंधु, किसी से संबंध अच्छे नहीं रखे, तो अब इस जन्म में वो खाली है। अब इस जन्म में आपके सर पर किसी का हाथ नहीं है। 10वां भाव तो सर ही हुआ ना। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका तलाशने में सारा जीवन बीत जाता है, और कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी लगातार उसका प्रोफेशन यानी आजीविका बदलती रहती है। अब यही सूत्र है कि मूल रूप से जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स जो ज्योतिष की हैं, जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं, उनमें जो सूत्र दिए हैं उनका अगर हम इंटरप्रिटेशन करने निकलें तो हमें बड़े रहस्यमय चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर इस बात को आप चेक कीजिएगा, 10वां भाव वाली बात जो मैंने आपको बताई है, आप आश्चर्यचकित होंगे कि बात तो सही है। तो वो सिद्धांत जो मूल ग्रंथों में हैं, उन सिद्धांतों का जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, जब उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वो बिल्कुल सही पाए जाते हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसके बारे में अभी समझ पूरी नहीं हो पाई है, वो हमें समझ में नहीं आया है, इस वजह से वो विषय अभी छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो बिल्कुल उल्टा आपको दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों उल्टा दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे बहुत कारण हैं। जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। आज से 50 साल पहले जो एक प्रतिष्ठा जिसकी समाज में होती थी, उस व्यक्ति की परिभाषा दूसरी थी,
आज प्रतिष्ठित व्यक्ति की परिभाषा ही बदल गई है, तमाम बातें ऐसी हो गई। तो राजतुल्य या मंत्री तुल्य शब्द की क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, वो एक बात हो सकती है जिसपे अभी काम हो सकता है, या उसकी कुछ परिभाषा नए जमाने में नए युग के अनुसार इस युग में क्या होनी चाहिए, उस वजह से वो कंफ्यूजन हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके आश्चर्यजनक परिणाम हैं, और वही आपके लिए गाइडेंस है। उसी से आप प्रोफेशन की तरफ भी अगर आप बढ़ेंगे तो उसी के थ्रू आप बढ़ सकते हैं। ये कर्म भाव का जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वहाँ से ये स्लाइड मैंने ले ली है। मेरे पास समय कम था अभी इस सेशन की स्लाइड्स के लिए। तो जो जैसे हम कर्म त्रिकोण, आप जानते हैं सारे त्रिकोणों को, कर्म त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण होता है। इस त्रिकोण को आप ऐश्वर्य त्रिकोण भी कहते हैं, कि दसम भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव। इसके बारे में जो एक जो इंटेंशन और एक्शन की बात थी वो भी आपसे हो चुकी है। दसम भाव कर्म का बीज है, जो द्वितीय भाव शक्ति और ऊर्जा हेतु धारण करके पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ छठे भाव में घटित होते हुए दसम में पूर्ण होता है, या कर्म अनुरत चलता रहता है। एक साइकिल है, हर त्रिकोण का साइकिल हमेशा चला करता है। आपने कभी अगर इस तरह से सोचा हो, या अगर आप इस तरह से सोचें, तो आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने के लिए, और एक हेरोस्कोप में कितनी गहराई है ये भी समझने के लिए बहुत आसानी मिलेगी। देखिए, मैंने अभी आपको 9th हाउस की इम्पोर्टेंस बता दी थी। सारा जीवन, एक प्रथम भाव से लेके अष्टम भाव तक का सारे जीवन का जो अकाउंट है वो 9th हाउस में है। ठीक है, इतना तो इसीलिए उसे हम धर्म भाव कहते हैं, इसीलिए हम उसे भाग्य भाव कहते हैं, इसीलिए हम उसे संस्कार का भाव कहते हैं, और इसीलिए बीज रूप से पिता का भाव भी वही है, बीज रूप से पिता, क्योंकि वो संस्कार का भाव है, वो हेरिडिटी का भाव है, वही डीएनए, वहीं पे हमारा डीएनए सुरक्षित होता है। खैर, आगे जब हम नवम भाव धक्का देता है, यानी गुरु विवेक देता है, बुद्धि देता है, जैसी भी विवेक बुद्धि देता है दसम भाव को, वहां पर इंटेंशन आता है, वहां पर विचार आता है कर्म का। एक्शन तो एक स्थूल चीज है ना, स्थूल तो स्थूल ही होती है, जो विचार है वो महत्वपूर्ण है। ये तो विज्ञान भी अब मानता है, एटम की जो थ्योरी है, जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना पावरफुल होता जाएगा। यानी आपका जो विचार है वो ज़्यादा पावरफुल है एक्शन से, आपका जो इंटेंशन है वो ज़्यादा पावरफुल है एक्शन से। एक्शन उतना महत्व नहीं रखता, वो स्थूल है, इसलिए स्थूल तो यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन इंटेंशन आपके साथ रहता है। आपकी वो जो एक जिप ड्राइव है आपके भीतर, उसमें सेव हो जाता है। और जब कहते हैं किसी की मृत्यु होती है, यानी एर्थ हाउस ऑपरेट कर देता है, तो वो जिप ड्राइव खोली जाती है, उसे आप कह सकते हैं मृत्यु मूर्छा। एक 2 मिनट में आपको पूरे जीवन की, इस जीवन की एक रील दिखाई पड़ती है। हालांकि आपके इसी अचेतन में पूरे सारे संस्कार, पिछले जन्मों के सारे संस्कार सब आपकी नाभि में सुरक्षित हैं। अभी हमने हृदय और मस्तिष्क के बारे में बहुत काम किया है, लेकिन उपनिषद से की अगर आप बात सोचें और पतंजलि योग सूत्र को अगर आप ठीक से पढ़ें, तो आप पाएंगे कि सब कुछ नाभि में है। वही मैं आपसे अभी कह रहा था कि जो एक संतुलन है वो नाभि से होता है। 4th और 10th का जब संतुलन होता है वो नाभि से होता है। ये जो सुखे दुखे समय कृत्वा की समझ है, ये नाभि से आती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस से नहीं आती। जो अनुभवगत संस्कार जो हैं वो नाभि में होते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि योग शास्त्र में नाभि का इसीलिए बड़ा महत्व है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो इसी नाभि से हमारी फीडिंग होती रही थी,
और जब हमारा बनना शुरू हुआ शरीर का, तो पहले नाभि बनी, यानी सेंटर से शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म की जितनी भी स्मृतियां हैं वो सब नाभि में होती हैं। और नाभि का बाई प्रोडक्ट हार्ट है, हृदय है। असली हृदय नहीं है, असली नाभि है। हृदय का धड़कना बंद हो जाता है तब भी बहुत चीजें काम करती रहती हैं, वो केवल नाभि की वजह से। नाभि में जो एक स्पंदन होता है, वो स्पंदन जीवन का महत्वपूर्ण स्पंदन है। तो जैसे नाभि का बाई प्रोडक्ट हार्ट है, तो हार्ट का बाई प्रोडक्ट फिर मस्तिष्क है। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जब आप योग शास्त्र की बात करेंगे और गहरी बात करेंगे, तो आपको नाभि का जो मूल चक्र है उसको समझने के लिए आपको पतंजलि योग सूत्र पर जाना पड़ेगा, और तब आपको समझ में आएगा जिस मस्तिष्क को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ सूचनाएं भर हैं। लेकिन जो बहुत गहरी सूचना, ये जो सूचनाएं हैं जो जहां से फिल्टर हो रही हैं, वो सब नाभि से मतलब है। तो नाभि से का जो बाई प्रोडक्ट है वो हार्ट है, और उसका बाई प्रोडक्ट हमारा मस्तिष्क है। यहाँ हम नाभि की बात कर रहे हैं, विषयांतर हो जाएगा। नाभि जो है वो 4th और 10th के बीच में है, और जो उसके बीच वही एक संतुलन है। जब यहाँ का जो स्फुरण है वो आपको जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को दिखलाता है, समझाता है, और उससे आप आगे बढ़ने की, आध्यात्म और अनुभव की दृष्टि से आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। तो 10th हाउस, अब फिर इस पर आ जाते हैं। 10th हाउस बीज है, ये सीड है। और जब हम इसमें अपना इमोशनल पुट लगाते हैं वो सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस ताकत का भाव है, इमोशन का प्रथम भाव तो जन्म है, और दूसरा भाव जन्म जीवन की शक्ति है। आपके पास कितनी जिजीविषा है, तो जिस तरह की शक्ति होगी तो उस विचार को उतनी ही शक्ति मिलती है, और यहाँ 6th हाउस में आके उसका फल मिलता है। क्योंकि ये 10th का 9th हो जाता है। ये एक साइकिल ऐसा है जिसको बहुत विस्तार से मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो आपको 10th, 2nd और 6th का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत जानना जरूरी है कि इसमें, इसी त्रिकोण में प्रोफेशन के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सेकंड हाउस का इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, इसमें स्पैन ऑफ लाइफ है, जीवन कब तक है, कितना शक्तिवान है, ये सेकंड हाउस से संबंधित है। और जितना सेकंड हाउस पावरफुल होगा उतनी ही इमोशनल ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी उस विचार को मिलती है, और वो मैनिफेस्ट होता है जाके 6th हाउस में। तो केवल 10th हाउस से काम चलने वाला नहीं है, आपको पूरे जो त्रिकोण है उस त्रिकोण को समझना पड़ेगा। हाँ, जो मूल बात थी इसकी प्रोफेशन की, उसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि जीवन की चाहत क्या है, जीवन चाहता क्या है। इसकी इस सोल का जो मूल प्रकृति है वो क्या है, और इसकी आवश्यकताएं क्या हैं। ये किधर जाना चाहता है, ये सुख की तरफ जाना चाहता है, दुख नहीं पाना चाहता है, ये कर्म करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, इसका 4th और 10th का बैलेंस क्या है। अगर उसको बैलेंस करने की कला पता है, आपको पता है, जिसे हम कहते हैं भाई
फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। ये जो गीता का मूल मर्म है कि फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करना है, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप अपने 4th और 10th के बीच एक बैलेंस साध सकें, तभी वो घटित हो जाएगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। इसके पहले ये होना असंभव है। जब हम आवश्यकताओं की, मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं कि तो सबसे पहले आ जाती है तन की आवश्यकता। अब तन की आवश्यकता क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो तन की आवश्यकता है। तन की आवश्यकता जो है वो पहले से चतुर्थ भाव तक तन की आवश्यकताओं को हम देखते हैं। व्यक्ति में पराक्रम होना चाहिए, शारीरिक क्षमता। जब हम प्रथम भाव की बात करेंगे तो उसका चित्त है, स्वभाव है, जीवन शक्ति, भोजन, कर्म की स्थिरता है सेकंड हाउस में। थर्ड हाउस में पराक्रम है, शारीरिक क्षमता है, उसका विस्तार है। और फोर्थ हाउस में परिणाम है, भवन है, सुख है। ये सब तन की आवश्यकता है कि हमें जीवन में तन का जो सुख है वो मिलना चाहिए। ये सबसे लोअर लेवल है। ये इंस्टिंक्ट लेवल पर जो लोग हैं उनकी आवश्यकता है। आप देखें ना, इंस्टिंक्ट होता है, इंटेलेक्ट होता है, फिर इंट्यूशन होता है। एक आदमी इंस्टिंक्ट के लेवल पर जीता है, एक आदमी इंटेलेक्ट के लेवल पर जीता है, और एक आदमी इंट्यूशन के लेवल पर जीता है। ये 3 बाइफर्केशन है, 3 सीढ़ी है। जो हमारी इंस्टिंक्ट है वो नेचुरल है, इसलिए हम अपने इंस्टिंक्ट को कहते हैं ना नेचुरल इंस्टिंक्ट। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसमें मनुष्य और पशु बराबर है। तो जब तक तन की आवश्यकता है तब तक इंस्टिंक्ट के लेवल पे जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है मनुष्य में थोड़ी सी वो ऐड हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य के पास कोष 5 होते हैं, इसलिए वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन इंस्टिंक्ट के लेवल पर मनुष्य और पशु बराबर है। तो अगर मोटे मोटे रूप से आप देखें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तन की आवश्यकता है। अब जब तन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जब तन की आवश्यकता आपको उसका अनुभव हो जाता है, देख लिया रोटी, कपड़ा और मकान, तब मन की आवश्यकता शुरू हो जाती है। अब जब मन की आवश्यकता शुरू हो जाती है तो ये जो मैंने दूसरा तल बताया था वो इंटेलेक्ट वाला, तो इंस्टिंक्ट के बाद इंटेलेक्ट में हमें क्या चाहिए? अब मन की आवश्यकता की ये है कि हमें संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मनोरंजन चाहिए, गीत संगीत चाहिए, भोग चाहिए, कामना चाहिए। वो कामना दूसरी इंस्टिंक्ट लेवल की नहीं, उससे ऊपर की कामना है। तो ये सारी चीजें मन की आवश्यकता जब शुरू हो जाती है तो इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन बड़े गहरे लोग होते हैं। अब ये 8th हाउस पे समाप्त हो जाती है मन की आवश्यकता, 8th हाउस आखिरी है इनके लिए। अब जो बड़े गहरे, कुछ लोग तो इसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि मन की आवश्यकताएं ऐसी हैं जो अनंत हैं, आप कभी इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिनकी इंटेलेक्ट की एज इतनी शार्प हो गई है कि वो इंट्यूशन लेवल तक पहुंचना चाहती है, तो इन ये मन की आवश्यकता से भी वो अपने को परिपूरित पाते हैं। बहुत देखा सम्मान, बहुत देख ली संपत्ति, बहुत सुरक्षा देख ली, कोई चीज स्थिर तो है नहीं। जब ये समझ में आने लगता है कि जीवन में ये जो मन की आवश्यकता है ये एक खेल है, ये एक माया है, कोई स्थिरता नहीं है, और अपने अनुभव से भोग की व्यर्थता प्रमाणित होने लगती है। मैं फिर दोहराता हूँ, अपने अनुभव से भोग की व्यर्थता प्रमाणित होने लगती है। जो ये प्रमाणित कर लेता है फिर उसके आत्मा की आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं।
और आत्मा की आवश्यकता जो है वही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये 9 से 12 तक आत्मा की आवश्यकताएं हैं। इसमें आप किसी इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन अब यही व्यक्ति ये सवाल कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, इस जीवन ये जीवन क्या है, जीवन जगत का संबंध क्या है। अब इन प्रश्नों का समाधान खोजने वो निकल पड़ता है। जब इन प्रश्नों का समाधान खोजने निकल पड़ता है तो उसे आप कह सकते हैं कि वो आत्मा की आवश्यकता है। अभी आपने देखा तन और मन की आवश्यकता 8th हाउस फर्स्ट से लेकर 8th तक है, लेकिन आत्मा की जो आवश्यकता है अब यहाँ ये एक लास्ट लीप लगी और 9th हाउस में ये ट्रांजिट कर गया। ये वही विचार, वो सारे भावों के विचार 9th हाउस में संग्रहित होते हैं, और जिसकी ये आवश्यकता यानी ये जिज्ञासा, ये अल्टीमेट जिज्ञासा है। इससे बड़ी कोई जिज्ञासा नहीं कि मैं कौन हूँ। जो इसके समाधान पर निकल गया उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हुआ। वो फिर जो साइकिल ऑफ लाइफ है वो उसे आप आत्मा का ऊर्ध्वगमन कह सकते हैं, या किसी भी तरीके से उसे आप इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जब आत्मा की आवश्यकता शुरू हो जाती है तो उस आदमी के कर्म भी उसी तरीके के होने लगते हैं, उसका विचार भी उसी तरह का होने लगता है, उसका इंटेंशन भी शुरू उसी तरह का होने लगता है। आखिर बहुत लोग जो है वो अपना पूरा जीवन भर लोगों की सेवा करते हैं, बहुत लोग परोपकार में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। परोपकार में आज से आपको बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, बहुत लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल हीलर का काम करते हैं। आपको पता है दैवज्ञ शब्द का अगर आप ठीक ठीक इंटरप्रिटेशन करें तो आपको अंग्रेजी में अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो असली ट्रांसलेशन उसका स्पिरिचुअल हीलर ही है। स्पिरिचुअल हीलर ही उसका ट्रांसलेशन होगा। क्यों कि दैवज्ञ बहुत बड़ी चीज है, दैवज्ञ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और दैवज्ञ बहुत बड़ी पदवी भी है। क्योंकि आप सब दैवज्ञ हैं और या होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए आप लोगों को ये इसकी गरिमा और इसका जो इसके जो संस्कार होने चाहिए, इसकी जो दृष्टि होनी चाहिए, इसकी जो आत्मदृष्टि होनी चाहिए, उससे बखूबी वाकिफ होना चाहिए। और डॉक्टर रमन का भी यही उद्देश्य था कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर हों जो समाज में सही गाइडेंस दे सकें। वो टाइम होरा माने टाइम होता है ना। हालांकि होरोस्कोप एक, जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक लैटिन टर्म है। इसका अर्थ होता था मैं देखता हूँ उगते हुए नक्षत्रों को। होरा शब्द लैटिन का शब्द है, और आपको पता है कि लैटिन संस्कृत के बहुत नजदीक है। तो होरा शब्द जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना सिद्धांत संहिता और होरा, इसी होरा शब्द से होरोस्कोप बना है। इसका मूल संस्कृत है, और इसका होरा का अर्थ होता है समय, काल। तो काल का स्कोप क्या है? यही हॉरोस्कोप है। लेकिन दुर्भाग्य से आज इस हॉरोस्कोप को हॉररस्कोप बना दिया है। उसको लोगों को भयभीत, लोग अपना आप अपने आपको मैं फिर बता दूं, आप व्यक्तिगत रूप से आपको, कि अगर आप अपने हॉरोस्कोप को प्रेम नहीं करते, अगर आपने उसको जीवन में कभी चूमा नहीं है, उसे किस नहीं किया है, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा अनुभव है। आप ग्रह नक्षत्रों से अगर मित्रता नहीं कर सकते, आप ग्रह नक्षत्रों के साथ अगर वही बर्ताव नहीं कर सकते जो देवी देवताओं के साथ आप करते हैं, जो आप पूजा करते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो आप ग्रह नक्षत्रों के प्रति वही भाव नहीं ला सकते, तो फिर विद्या इतने पवित्र हृदय की माता है कि आपको अधिकारी होना पड़ेगा, आपको पात्रता रखनी पड़ेगी। इसलिए विद्या कहती है कि मैं अधिकारी के सामने अपने रहस्य खोलूंगी,
तो उसका अधिकार पाने के लिए ये अनिवार्य है कि आपको एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के साथ, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन केवल वही होने से आप किसी उस उच्चतम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। और ज्योतिष का उद्देश्य ये प्रकाश का शास्त्र है, ज्योति का शास्त्र है। और ज्योति और प्रकाश को बिना आप अपने आंतरिक अनुभव के और बिना उस भाव के आपको उन रहस्यों से आप वंचित रहेंगे जो रहस्य उद्देश्य हैं ज्योतिष शास्त्र के। इसलिए ये मैंने आपको भूमिका में इतनी बातें बताई। अब हम अगर चर्चा करें मूल रूप से प्रोफेशन की, मेरा अपना अनुभव ये है प्रोफेशन के मामले में कि शनि, आप इसको देखिएगा, एक बहुत साधारण सा सिद्धांत है। शनि जिस भाव, जिस राशि में है, जिस भाव में है, जिस राशि में है और जिस ग्रह से प्रभावित है, व्यक्ति का प्रोफेशन उसी से संबंधित हो जाता है। मान लो मूल रूप से शनि गुरु की राशि में है। अब गुरु की दो राशियां हैं, धनु और मीन। आपको पता है कि शनि अगर गुरु की राशि में होगा तो इसमें कुछ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। भाई गुरु और शनि की अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, ये तो बाहरी ग्रह हैं और यही कुछ हमें देते हैं, ये आप सब कहते हैं। बिना गुरु शनि के कुछ मिलता नहीं। ये फर्स्ट हाउस से 8th हाउस तक मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये तो इस जीवन के यानी इस लाइफ के जन्म से लेके मृत्यु तक के जो जो हमारा पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जीवन के बाहर अनंत आकाश में जो गुरु है और जो शनि है वो ही डिसाइड करता है। तो शनि, चूंकि आप सब मानते हैं कि कर्म का कारक है, जीविका कारक है, एक है जन्म, एक है जीविका, और इसके बीच में है जीवन। तो जीविका बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जीविका शब्द के अर्थ भी कई हैं, उसी से आजीविका बना है, और आजीविका प्रोफेशन का ठीक ठीक ट्रांसलेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म है, जीवन है और जीविका है, ये 3 पड़ाव हैं। तो इसमें जो जीवन है उसका जो फोर्स है वो जीविका तय करती है, इसलिए वो 10th हाउस से संबंधित है। और 10th हाउस जैसे मैंने आपसे कहा 2nd और 6th से संबंधित है। तो शनि, अगर आप देखें, शनि यदि कुंडली में गुरु की राशि से प्रभावित है या गुरु से प्रभावित है तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रोफेशन डेस्टिन्ड है, यानी वो उसी प्रोफेशन में जाएगा जो, अच्छा, वो अपने जीवन में भी देखेगा कि उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो घुमा फिरा के उसको उस प्रोफेशन में ले जाएंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। ये हो सकता है कभी सोचा ही ना हो। उस तरह की उसकी आजीविका बन जाए, उस तरह का उसका कर्म बन जाए। शनि यदि गुरु से संबंधित है या प्रभावित है, संबंध आप जानते हैं कितने प्रकार से हो सकता है। अगर शनि गुरु से, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण ये है कि वही है धर्म अर्थ काम मोक्ष, 9th 10th 11th 12th। गुरु, और जिसका शनि गुरु के राशि में या गुरु से प्रभावित हो जाए उसके पास जीवन में फ्री विल भी बहुत होती है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो एक टैग लाइन की तरह आप उसे याद रख सकते हैं। वो ये है, अर्थ और काम। शनि संबंधित है अर्थ और काम। अर्थ माने 10th और काम, कामनाएं 11th। वो कितना पूरी होंगी कितना नहीं पूरी होंगी ये विषय अलग है, लेकिन अर्थ और काम ये डेस्टिन्ड है। बड़ी विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो कामनाएं को जितनी पूर्ति होनी है वो होगी, जितना अर्थ मिलना है, जीवन का भी अर्थ, जिस
तमाम आयामों में, तमाम डायमेंशन में जितना मिलना है वो सब मिलेगा। जो आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो ये डेस्टिन्ड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और धर्म और मोक्ष, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें आपकी पूरी फ्री विल है। अक्सर लोग इस बात को उल्टा समझते हैं, और अभी आपको जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इस पर चिंतन करिए और चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकालिए, तो आपको यही बात सही समझ में आएगी कि धर्म और मोक्ष के बारे में आपकी पूरी तरह फ्री विल है, लेकिन अर्थ और काम के बारे में आपकी फ्री विल नहीं है। आपकी कितनी कामनाओं की पूर्ति होगी, इसकी आपके पास फ्री विल नहीं है, ये डेस्टिन्ड है। आपको कितनी समृद्धि, कितना सम्मान, क्या क्या मिलेगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये डेस्टिन्ड है। लेकिन पूरा धर्म आपके हाथ में है और पूरा मोक्ष आपके हाथ में है। इसीलिए तो गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है कि अगर आप जुपिटेरियन टेंडेंसी को मानेंगे, वो लोग जो धर्म की राह पर चलते हैं, परिणाम स्वरूप अर्थ और काम उनका अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर इंटेंशन का, हर एक्शन का परिणाम होता ही है। लेकिन ये निश्चित है कि ये हमारे हाथ में है। मोक्ष हमारे हाथ में तो इसी क्षण है। अगर आप अष्टावक्र संहिता पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमारे ही मन का खेल है। हमने तो अपनी वासनाएं, अपना राग, अपना द्वेष, ये सब मन में इकट्ठा कर रखा है। इस जगत से इसी तरह इतना जुड़े हुए हैं। हम अगर चाहें तो वो हुक्स हमने जो डाल रखे हैं विड्रा कर लें। और जनक को तो अष्टावक्र से बात करते करते ही जो रियलाइजेशन हो गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे हाथ में है, धर्म पूरा हमारे हाथ में है। हम कितना राग रखें, या कितनी उदारता रखें, या कितना धैर्य रखें। धर्म के तो 10 लक्षण हैं, वो लक्षण सबके भीतर होते हैं। हम उनको विकसित कर सकते हैं या हम उनको दबाए पड़ा रहने दे सकते हैं, लेकिन होता तो सबके पास है। तो ये हमारे हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार फिर दोहराता हूँ कि धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के हाथ में है, और अर्थ और काम ये परमात्मा के हाथ में है। अगर आप इस दृष्टिकोण से इन चारों भावों को देखेंगे कि जुपिटर जो है वो क्यों इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, और शनि उसके अनुसार काम करता है, गुरु के अनुसार शनि काम करते हैं। और शनि के काम करने का जो तरीका है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि वो न्याय प्रिय हैं। तो जो भी हैं वो केवल इसलिए कहा जाता है कि वो जुपिटर के फिल्टर से निकल के आते हैं। जुपिटर जब फिल्टर करेगा तभी कुछ होगा, यानी अल्टीमेटली तो फिर वही जुपिटर के पास पहुंच गए। क्योंकि सारे, जैसा मैंने आपको बताया, संस्कारों के धक्का भी जुपिटर देते हैं, यानी 9th हाउस देता है। वो अलग अलग हैरोस्कोप में अलग अलग थोड़ी पोजीशन हो जाती है। तो शनि अगर गुरु से संबंधित है तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन डेस्टिन्ड है, यानी इसकी डेस्टिनी इस निश्चित करेगी कि क्या इस व्यक्ति को करना है। वो पहले से तय करके आया है कि हमें ये करना है। आपने देखा होगा कई लोगों का प्रोफेशन कई बार बदलता रहता है, तो उम्र के हिसाब से इसमें भी मैच्योरिटी के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से शनि अगर गुरु की राशि में हो तो स्वाभाविक है कि इनका इंटरेस्ट आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिकता की ओर बहुत होता है। और इसलिए होता है कि वही शनि अगर गुरु से गाइडेड हो जाए तो उसका डेस्टिनेशन जो है वो रियलाइजेशन, आत्म उत्सर्ग, आत्म उत्थान, अंतरात्मा की अंतश्चेष्टा और आनंद की अनुभूति हो जाता है। देखिए, मैंने सुख दुख की जो आपको बात करी थी, सुख दुख के बीच जो खड़ा हो जाता है
वो आनंद की अनुभूति में खड़ा हो जाता है। सुख का उल्टा शब्द दुख है और दुख का उल्टा शब्द सुख है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है, आनंद का विलोम नहीं है। आनंद अपने आप में एक उसकी आइडेंटिटी अलग है। तो जो सुख और दुख दोनों से परे हो जाए, जो इसको बैलेंस कर ले, वो आनंद की अनुभूति पाता है। और मनुष्य जीवन का जो अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो आनंद की अनुभूति पाना है, सुख और दुख से परे। जब ऐसी प्रतिभा हो जाती है, ऐसी समझ हो जाती है, और फिर मैं दोहराऊं कि जब अपने अनुभव से व्यक्ति भोग की व्यर्थता को प्रमाणित कर लेता है, तब निश्चित रूप से वो आनंद की प्राप्ति करता है या उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो एक तो गुरु से अगर शनि प्रभावित हो जाए तो उसका प्रोफेशन हीलिंग या स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के साथ एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की आध्यात्मिक विद्याएं होती हैं, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन देने वाला निदेशक या किसी संस्था का मुखिया, इस तरह की उसकी स्थिति होती है, क्योंकि उसमें गुरु के साथ उसका संबंध हो रहा है। शनि का संबंध गुरु के साथ बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। अक्सर हम लोग जो जब ज्योतिष पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि गुरु का संबंध किसी से हो जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देता है वो, तो आप ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि गुरु का जितना महत्व हमें समझना चाहिए, उतना अभी तक हमने समझा नहीं है। आप जुपिटर के बारे में तो इतना कहा जा सकता है, इतना समझाया जा सकता है और इतना समझा जा सकता है, वो अनंत है। आप सारे प्लैनेट को अगर देखें तो उनके बारे में एक सीमा तक आप केवल बात कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर के बारे में आप अनंत काल तक डिस्कशन कर सकते हैं, वो डिस्कशन कभी समाप्त नहीं होगा। मेरा मानना यह था कि जिन लोगों का गुरु अच्छा होता है, और अगर जिनका गुरु ठीक अच्छा बुरा ये केवल टर्म है, जिनका गुरु कुंडली में कुछ ठीक ठाक स्थिति में है या नहीं भी है, तो उनको केवल जुपिटर पे ही ध्यान देना चाहिए, और एक ज्योतिषी को केवल जुपिटर पे ध्यान देना चाहिए। अगर जुपिटर ठीक है तो सब ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि धर्म और मोक्ष मनुष्य के हाथ में है, तो जो आपके हाथ में है उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे जाना और आगे ले जाना ये जुपिटर का ही काम है, बाकी सब कुछ डेस्टिन्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आगे कभी मौका मिलेगा तो क्यों डेस्टिन्ड है इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। हाँ, एक दूसरा है, जब जो शनि जिन जिन राशियों में और जिन जिन ग्रहों से प्रभावित होगा, शनि और अगर मंगल से प्रभावित है, अब मंगल से प्रभावित होना और गुरु से प्रभावित होने में जमीन आसमान का अंतर है। ये थोड़ा मेटलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड की तरफ ले जाएगा, ये अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा, ये सर्जरी की तरफ ले जाएगा, ये और तमाम चीज़ों में ले जा सकता है। लेकिन अब यहाँ से वो मेटलिस्टिक लाइफ शनि जिन राशियों में, यानी अगर मंगल की राशि में है या मंगल से प्रभावित है, तो उसका असर उस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। अगर शनि शुक्र से प्रभावित है तो आपको शुक्र का, केवल शनि को अगर आप देख लेंगे और नवमांश में भी देख लेंगे, तो उसकी जो राशियां हैं, जो ग्रह उसे प्रभावित करते हैं, आप देखेंगे कि व्यक्ति की डेस्टिनी उसी तरह के प्रोफेशन की तरफ इसको ले जा रही है। इसमें केवल मेरा अनुरोध है, 10 कुंडलियों में अगर आप इस चीज़ों का एनालिसिस कर लें तो आपको एक थिन लाइन मिल जाएगी कि इस तरीके से आप किसी का प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं। इसमें कुंडली, नवमांश और दशमांश, इन 3 चार्ट का ही केवल एक मिनट की बात है। ये आपको केवल राशि और शनि किन राशि में
और किन ग्रहों से प्रभावित है ये देखना है। जुपिटर के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी समय लगभग समाप्त होने को है। अंत में फिर मैं कहूँगा आपसे कि आप अपनी कुंडली का सम्मान कीजिए और लोगों को, अपने विद्यार्थियों को भी ये प्रेरणा दीजिए कि सबसे पहले अपनी कुंडली को ही शुभकामना दें, अपनी कुंडली का ही सम्मान करें, क्योंकि ग्रह देवता हैं और इनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि लगभग 12 बजा है, समय समाप्त हो रहा है। अगर आगे समय समाप्त हो रहा है, मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ।